मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। सभी को नमस्कार। मिशन इंस्टीट्यूट के इस पेट ऑनलाइन स्पेशल क्लास में और आप सभी को ज्योग्राफी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो है भारत के भूगोल में नदियों को डिस्कस किया, नदी परियोजनाओं को डिस्कस किया, झीलों को डिस्कस किया। अब देखो, नदियाँ कुछ ऐसी हैं जो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती हैं, तो वो ऊंचाई वाले क्षेत्र से अचानक जब जल जो है नीचे गिरता है तो उससे जो है झरने का निर्माण होता है, जिसे हम लोग जलप्रपात बोलते हैं, वाटरफॉल अंग्रेजी में बोलते हैं। हम लोगों को विश्व में जो है दो प्रमुख जलप्रपात या तीन प्रमुख जलप्रपात, जैसे विश्व के भूगोल से अगर देखा जाए तो जो आपका जैसे नियाग्रा जलप्रपात है जो कि हडसन नदी पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका एंजल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात कहाँ पर है? वेनेजुएला में स्थित है। फिर जो है विक्टोरिया जलप्रपात है आपका, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्र में विक्टोरिया जलप्रपात। ये तीन बड़े जलप्रपात हम लोगों को विश्व में मिले थे। उसी तरीके से भारत में भी बहुत सारे जलप्रपात मिलते हैं। अगर उनसे रिलेटेड सवाल आपसे बनता है तो आप उसको जो है कवर करिएगा। तो कर्नाटक के क्षेत्र में हम लोग चले तो हम लोगों को कर्नाटक के क्षेत्र में दो प्रमुख जलप्रपात मिलते हैं। दो प्रमुख जलप्रपात कहाँ मिलता है भाई? कर्नाटक के क्षेत्र में। और एक जलप्रपात हम लोगों को मिलता है गोवा और कर्नाटक का जो बॉर्डर है, यहाँ पर हम लोगों को तीन प्रमुख इस एरिया में तीन जलप्रपात मिलते हैं। और ये तीनों परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई, वह है कुचिकल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? कुचिकल जलप्रपात, जो कि कहां पर है? यह जलप्रपात आपके कर्नाटक में है। कहां पर है भाई? ये जलप्रपात कर्नाटक में है। और इसकी विशेषता क्या है भाई? इसकी विशेषता यह है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यह किस नदी पर है? प्रपात या बराही नदी पर है। कर्नाटक में बराही नदी है, उस बराही नदी पर स्थित है। इसकी अगर ये इतना ऊंचा है तो ऊंचाई भी हम लोगों से पूछ सकता है ना, ये भी हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए। तो देखो भाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। तो कर्नाटक में स्थित बराही नदी पर स्थित जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे हम लोग बोलते हैं कुचिकल जलप्रपात। यहीं पर शरावती नदी पर आपको जोग जलप्रपात मिलता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ये है आपका शरावती नदी पर। किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। दूसरा नाम इसे गेरसप्पा जलप्रपात के भी नाम से बोला जाता है। इसे गेरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। ओके। फिर इसके बाद कर्नाटक और गोवा के सीमावर्ती क्षेत्र में आपको जो जलप्रपात मिलता है, जिसका नाम है दूध सागर। कौन सा जलप्रपात है यहाँ पर? दूध सागर जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ये है गोवा में। एक्चुअल में कहाँ पर है ये? गोवा के क्षेत्र में दूध सागर जलप्रपात। ये किस नदी पर भाई? मांडवी नदी यहाँ पर। कौन सी नदी है? मांडवी नदी पर स्थित जो गोवा और कर्नाटक का बॉर्डर है, यहाँ पर आपका ये जलप्रपात मिलता है। ये बेहद महत्वपूर्ण जलप्रपात है भारत के आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके बाद जो परीक्षा में सबसे ज्यादा जलप्रपातों से सवाल आता है, वह नर्मदा नदी के जलप्रपातों को लेकर के आता है। तो नर्मदा नदी का जो प्रसिद्ध जलप्रपात है वह आपका है धुआंधार जलप्रपात। नर्मदा नदी पर अगर हम लोग चलें तो हम लोगों को कौन सा जलप्रपात मिलेगा भाई? कौन सा जलप्रपात मिलेगा? धुआंधार जलप्रपात। और एक जो है पुनासा है। तो जो जबलपुर शहर है ना, उसी जबलपुर शहर के नजदीक आपको
यहाँ पर नर्मदा नदी, ये कौन सी नदी, मान लीजिए ये नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी पर आपको जो सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात मिलता है वह जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात यह जो है जबलपुर के निकट है। जब अगर कभी आपको जबलपुर जाने का अवसर मिले तो आप इस जलप्रपात को जो है देख सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है पर्यटन के दृष्टिकोण से, यहाँ पे काफी पर्यटक जाते हैं। नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है ये धुआंधार जलप्रपात। ये जो है आपके परीक्षा में काफी आता है। फिर इसके बाद जो है यहीं पर जो है मंदार पुनासा जलप्रपात है इसी में। इसके बाद झारखंड में स्वर्णरेखा नदी है इस क्षेत्र में, वहां पर जो जलप्रपात है वह है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात ये किस नदी पर है, ये जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर है। किस राज्य में भाई, ये है आपका झारखंड में। किस राज्य में है, झारखंड में। तो झारखंड में स्थित हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके बाद जो है आपका जो जलप्रपातों से सवाल बनता है, मध्य प्रदेश के जो चंबल नदी है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर यहाँ एक जलप्रपात आपको मिलेगा चंबल नदी पर, जिसका नाम है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात ये किस नदी पर है, चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर। और किस राज्य में है ये है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में भाई, मध्य प्रदेश में स्थित चंबल नदी पर चचाई जलप्रपात। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जलप्रपात मिलेंगे वह आपके एक आध दो जलप्रपात और आपको बता देता हूं मैं। दक्षिण भारत में हालांकि काफी हैं। देखिए एक मिनट, याद नहीं है मैं अभी, चलो अच्छा बताता हूं आपको। कावेरी नदी पर, हाँ ये क्या याद आया, दक्षिण भारत तमिलनाडु जो केरल का क्षेत्र, कावेरी नदी पर यहाँ दक्षिण भारत में आपको मिलेगा, जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये जो जलप्रपात क्षेत्र है कौन सा है, यहाँ इधर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर है आपका केरल के क्षेत्र में शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पे है भाई, ये है कावेरी नदी पर। ये भी परीक्षा में खूब आता है, कावेरी नदी पर है। ओके, तो कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या आपका, ये हो गया कावेरी नदी पर। ये किस राज्य में है, तो आप जानते हो ये किस राज्य में है, ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये देखो उन्हीं जलप्रपात, हालांकि लिस्ट काफी लंबी है लेकिन मैं आपको वही लेके चल रहा हूँ जो परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलो अगर आप इतना भी कर लोगे, इतना तैयार कर लोगे, तो मैं ज़्यादा लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, छोटी लिस्ट है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा में एक जो है बराही पानी आपका है, वो भी कभी एग्जाम में आ जाता है। हालांकि उड़ीसा के क्षेत्र में इधर आप आएंगे तो आपको मिलेगा बराही पानी। चलो इसको भी नोट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते बराही पानी है उड़ीसा में। बराही पानी उड़ीसा में है। ये आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न होता होगा कि किस नदी पर है भाई, तो ये किस नदी पर है बराही पानी, तो ये है छोटी सी नदी है बुधवलांग। महानदी इधर सहायक नदियां हैं, बुधवलांग, बुधवलांग। ठीक,
ये हो गए। उसके बाद छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में अगर हम लोग चलें, छत्तीसगढ़ में, मेघालय में लॉन्ग सियांग, मेघालय के क्षेत्र में एक है आपका लॉन्ग सियांग, मेघालय में ये भी कभी कभार आ जाता है। मेघालय में आपको मिलेगा लॉन्ग सियांग, लॉन्ग सियांग, ये कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय के क्षेत्र में ये एक जलप्रपात मिलता है, लॉन्ग सियांग जलप्रपात, मेघालय में। नोट करते चलिएगा। ये लॉन्ग सियांग किस नदी पर है मेघालय में? तो ये छोटी सी नदी है, किन्सी नदी। कौन सी नदी पर है ये? किन्सी नदी पर स्थित है लॉन्ग सियांग जलप्रपात। तो ये रहा भाई भारत के प्रमुख जलप्रपात। अब इसका स्क्रीनशॉट फाइनली ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखो, भारत के जो मैदान हैं, कृषि प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं, उन मैदानी क्षेत्र पर भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा आपसे। फिर यहाँ पर सबसे पहले आपसे मैं डिस्कस करता हूँ भारत के जो प्रमुख द्वीप हैं और मरुस्थल। भारत के प्रमुख द्वीप, देखो द्वीप समूह के, अगर द्वीपों की बात करूं तो आपको अंडमान, ये जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलता है। ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हालांकि भारत के सामान्य परिचय में भी मैंने इस पर जिक्र किया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और आप जानते हो कि यह जो है द्वीप समूह, ये क्या है? यह द्वीप समूह जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आपको बताता हूं। इसमें 500 कुल 72 द्वीप हैं। ध्यान दीजिएगा, कुल कितने द्वीप हैं? 572। तो ये पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि कितने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है, निकोबार से अलग करता है। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है। फिर जो है अंडमान द्वीप समूह का जो क्षेत्र है उत्तरी अंडमान के क्षेत्र में, तो उत्तरी अंडमान से जुड़ा हुआ एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। इस क्षेत्र में यहाँ पर आएंगे आपको मिलेगा लैंडफॉल द्वीप। तो इसका अंडमान में जो प्रमुख द्वीप हैं उन द्वीपों पर मैं जिक्र करता हूँ आपसे। अंडमान के जो प्रमुख द्वीप हैं, तो सबसे पहले उत्तरी अंडमान है, फिर इसके बाद आपका मध्य अंडमान का क्षेत्र है, फिर इसके बाद जो है आपका दक्षिणी अंडमान का क्षेत्र है। दक्षिणी अंडमान है आपका द्वीप समूह में। और फिर जो है आपका है लिटिल अंडमान। कौन सा अंडमान है? लिटिल अंडमान। अब देखो, सबसे उत्तर में आपका है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। फिर आपका है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। फिर आपका है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और फिर है आपका लिटिल अंडमान। अब देखो, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है ये किस द्वीप पर, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है ये किस द्वीप पर है? तो ध्यान दीजिएगा, ये किस द्वीप पर है? दक्षिणी अंडमान पर, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। ये जो है आपके
दक्षिणी अंडमान पर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। इसका जो सबसे दक्षिणी द्वीप है जिसका नाम क्या है, लिटिल अंडमान। सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, लिटिल अंडमान, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो है निकोबार द्वीप समूह का, लिटिल अंडमान के बाद जो द्वीप है निकोबार द्वीप समूह का, इसे बोलते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं भाई, कार निकोबार द्वीप समूह है आपका निकोबार द्वीप समूह में। और इसका जो दक्षिणतम द्वीप है निकोबार द्वीप समूह का, तो यहां मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणतम द्वीप है, निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप, दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार, बड़ा निकोबार, ये जो है दक्षिणतम द्वीप है आपका निकोबार द्वीप समूह का। क्लियर। चलो भाई, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, आपसे पूछता है ना कि जो इंदिरा पॉइंट है किस द्वीप पर है, तो बड़ा निकोबार द्वीप समूह पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। यहीं पर नोट कर लीजिए, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, पिछले लेक्चर में मुझे याद आया कि एक चीज मैंने, पुष्कर मेला देखो भाई अजमेर जिले में लगता है, ध्यान दीजिएगा, पुष्कर मेला अजमेर जिले में लगता है। अच्छा, पहले लेक्चर में एक दिन जो भारत का सबसे बड़ा जिला के लेकर के थोड़ा सा कुछ लोगों ने टिप्पणी भी की थी, भाई वो सही है, लेह है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा जिला लेह आपका। ये हो गया आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कहानी। इसके बाद जो है आप जो है इधर आएंगे केरल के तट पर, तो आपको मिलेगा लक्षद्वीप समूह। इधर केरल के तट पे कौन सा समूह है, लक्षद्वीप समूह, केरल के तट पर। अब देखो इसमें कुल कितने द्वीप हैं, हालांकि द्वीप बहुत है, लेकिन इसमें जो है सामान्य तौर पर 36 द्वीप माने जाते हैं। और ये परीक्षा में आपके से पूछा जा चुका है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो ये है आपके 36 द्वीप। क्योंकि परीक्षा में कहाँ से 5 सवाल आएगा, ये जो है हम विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे हैं। ओके, अब देखो जो इसकी राजधानी है कावारत्ती, किसकी राजधानी कावारत्ती है, किसकी राजधानी कावारत्ती है भाई, लक्षद्वीप की तो कावारत्ती द्वीप ही है, कावारत्ती इसकी राजधानी है। अब देखो इसका जो सबसे उत्तरी द्वीप है चेर बानौजी प्रवाल, इस सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, यह द्वीप प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। यह द्वीप प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु है इसका। इसका उत्तरतम द्वीप, इसका उत्तरतम द्वीप कौन सा है, इसका उत्तरतम द्वीप है आपका चेर बानौजी प्रवाल, चेर बानौजी प्रवाल। ओके, फिर जो है इसका दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, इसका दक्षिणतम द्वीप, दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी की सीमा जो है आपको मिलती है मिनी, ये क्या है, मिनिकाय द्वीप, मिनिकाय द्वीप। और इसी की सीमा, इसी मिनिकाय के बीच में
और इसके दक्षिण में आप चलेगा तो दक्षिण में मालदीव देश आपको मिलेगा, वो भी जो है प्रवाल भित्तियों से ही निर्मित है। तो ध्यान रखिएगा, जो मिनिकॉय है ना, ये लक्षद्वीप समूह से थोड़ा सा अलग है, दूर स्थित है। तो ऐसे इसको देखिएगा, 10 यहाँ पर एक चैनल बनता है, यहाँ पर एक चैनल बनता है जिस चैनल को बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल यह किसको किसको अलग करता है? तो यह लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। हालांकि द्वीप समूह में यह भी मिनिकॉय भी शामिल है। मिनिकॉय को अलग करता है, काय को अलग करता है। और इसके दक्षिण में जब जाएंगे आपको, तो आपको जो चैनल मिलता है जिसका नाम है सॉरी माफ करिएगा, 9 डिग्री और इसके दक्षिण में 8 डिग्री चैनल मिलेगा आपको। और ये जो है मिनिकॉय को किससे अलग करता है? मिनिकॉय को यह मालदीव से अलग करता है, मालदीव से अलग करता है। ओके, तो ये जो है लक्षद्वीप समूह से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं उनको हम लोगों ने नोट कर लिया है। तो इसको जो है आप नोट करिए और देख लीजिएगा। और मिनिकॉय द्वीप के बारे में एक और चीज देखिएगा, यह सबसे बड़ा है इस द्वीप समूह में। लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। तो मिनिकॉय जो है सबसे बड़ा है, ये इस द्वीप समूह में सबसे बड़ा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं उन तटवर्ती राज्यों में छोटे छोटे द्वीप समूह कौन कौन से हैं और ये हमारे परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो चलो देखो, इधर जो काठियावाड़ तट है गुजरात का, कौन सा तट है ये? गुजरात का तट। अब गुजरात में छोटे छोटे द्वीप समूह हैं और ये द्वीप समूह हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं जो है महत्वपूर्ण द्वीपों पर ही आपसे बात करूंगा। तो इसमें जैसे कि बेला है, बेला द्वीप है आपके गुजरात के तट पर। फिर उसके बाद जो है वल्लभ है, सॉरी उसका क्या नाम, पाचम और करुम्भर। पाचम आपका है, करुम्भर है, और इसी के तटवर्ती क्षेत्र में ही आपका दमन दीव भी है। दमन दीव इसी के गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में, यहाँ पर दमन दीव का क्षेत्र है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र के द्वीप आपसे पूछता है। ये महाराष्ट्र के तट पर कौन कौन से द्वीप हैं, इसको नोट करिए। महाराष्ट्र के द्वीप, यहाँ पर जो सबसे फेमस द्वीप है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप जो है आपसे पूछता है खूब, एलिफेंटा द्वीप। सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। अब देखो, सालसेट द्वीप पर ही मुंबई नगर है। इसी द्वीप पर कौन सा नगर है? मुंबई। इसी पर मुंबई नगर है आपका, जो कि भारत का एक द्वीपीय नगर, सबसे बड़ा द्वीपीय नगर, किसी द्वीप पर बसा हुआ ये भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय नगर है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्रास और पांजू मध्य ग्राउंड, क्रास मिलता है और मध्य ग्राउंड, ये सब देखो दोनों ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, एलिफेंटा और सालसेट। इसको तो आपको भूलना नहीं है मुंबई के तट पर। और पांजू एक मिलता है, कौन सा? पांजू। ओके, तो ये 4-5 द्वीप समूह आपके
महाराष्ट्र के तट पर मिलते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद जो है गोवा के तट पर, हालांकि गोवा के तट पर उस तरह इतना महत्व जो है आपको नहीं मिलेगा, और नहीं इतना पूछता है। फिर उसके बाद कर्नाटक में चलोगे तो आपको एक द्वीप मिलता है जिसका नाम है सेंट मेरी। ये कहां पर है? कर्नाटक के तट पर, कर्नाटक तट, सेंट मेरी कर्नाटक के तट पर। और यही उसके बाद जो है केरल के तट पर, तो केरल के तट पर जो है आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण मिलते हैं, ये आपका हो गया केरल का तट। तो केरल के तटवर्ती क्षेत्र में हम लोगों को एक दो महत्वपूर्ण द्वीप जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है, एक है कवाई और दूसरा है पुलिन कुन्नू। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है आपका पुलिन कुन्नू। ये द्वीप है आपके कहाँ पर? केरल के। और एक है कवाई, ये सभी कहाँ पर है? केरल के तट पर। हालांकि मुंबई के तटवर्ती और गुजरात के तटवर्ती वाले ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केरल में एक और है फेमस है कोकोनट, ये भी परीक्षा में पूछता है। तो कोकोनट केरल में, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं ये जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, उस पूर्वी तटीय क्षेत्र में कौन कौन से द्वीप हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ये उड़ीसा के तट पर आ जाइए और पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हालांकि पश्चिम बंगाल के इधर तट पर आएंगे तो आपको मिलेगा न्यू मूर द्वीप। और ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित द्वीप है। ये क्या है? यह भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित द्वीप है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप, बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है ये सवाल आपसे पूछता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा विवादित द्वीप है, तो आप बताएंगे न्यूमूर द्वीप, जो कि पश्चिम बंगाल के तट पर है। ये ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिम बंगाल का तटवर्ती क्षेत्र है। ठीक, उड़ीसा के तट पे अभी मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था। उड़ीसा के तट पर जो प्रमुख जो द्वीप है उसका नाम है व्हीलर द्वीप। उड़ीसा के तट पर कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप का ही नाम क्या रखा गया है? डॉक्टर कलाम द्वीप। डॉक्टर कलाम द्वीप जो है ये आपका है उड़ीसा का द्वीपी क्षेत्र। और यहां से भारत की मिसाइलें लॉन्च होती हैं, चांदीपुर नामक स्थान है। ठीक, उसके बाद जो है यहीं पर एक द्वीप है घोरामारा, पश्चिम बंगाल और इसके सीमा पर ये द्वीप है जिसका नाम है घोरामारा। तो ये भी उड़ीसा के ही तट पर है, घोरामारा द्वीप। ठीक, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश के तट पर आ जाइए तो आंध्र प्रदेश के तट पर दो प्रमुख द्वीप हैं। ये आंध्र प्रदेश का तट है, आज इसके दो प्रमुख द्वीप हैं। इधर हमने नोट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के तट पर दो द्वीप हैं, ये दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये है आपका होप द्वीप। कौन सा द्वीप है? होप द्वीप, ये आंध्र प्रदेश के तट पर। और इधर जो है आपका है श्रीहरिकोटा। अभी झील का अभी जिक्र किया था ना, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही, श्रीहरिकोटा पर ही आपका क्या है? डॉक्टर सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। डॉक्टर सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। ये अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है किसका? इसरो का।
किसका है ये? इसरो का। ओके, इसरो ने जो है इस सेंटर को डेवलप किया है और ये दुनिया के सबसे अच्छे लॉन्च व्हीकल सेंटर में एक है, क्योंकि यह विषुवत रेखा के निकट है और यहाँ से जो व्हीकल लॉन्च व्हीकल जैसे आपका PSLV GSLV को लॉन्च करना यहाँ से आसान होता है। फिर इसके बाद तमिलनाडु के तट पर आएंगे तो आपको मिलेगा कोकोडाइल और रामेश्वरम, पंबन, कच्चातीवू, बहुत सारे द्वीप हैं तमिलनाडु के तट पर। रामेश्वरम आपका है ना, तो तमिलनाडु वाला लिस्ट में ऊपर बना दे रहा हूँ, ये सब द्वीप यहाँ पर देख लीजिएगा तमिलनाडु के तट पर। तमिलनाडु पर सबसे फेमस द्वीप आपका कौन सा है? रामेश्वरम। इसी रामेश्वरम द्वीप पर जो है डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ है ना। रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के क्षेत्र में बहुत फेमस द्वीप है आपका। फिर इसी पे जो है आपका है कोकोडाइल, यहीं पर आपका है कोकोडाइल द्वीप। तो आपसे पूछता है ना कि कोको द्वीप कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में कोकोडाइल। फिर इसी पर है, यहीं पर है पंबन द्वीप, तमिलनाडु के ही तट पर है आपका पंबन द्वीप, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। यहीं पर जो है कोकोनट, सॉरी माफ करिएगा, ये क्या और है, कच्चातीवू, कच्चातीवू, कच्चातीवू। और कच्चातीवू जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच विवादित द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच विवादित द्वीप, विवादित द्वीप। ओके, तो यह है भारत और श्रीलंका के बीच विवादित द्वीप आपका कच्चातीवू, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु के तट पर। तो ये तमिलनाडु के तट पर 4 महत्वपूर्ण द्वीप है भाई। तो देखो ये रही द्वीपों की कहानी जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग जो है भारत के जो कृषि के मैदान क्षेत्र हैं, नदियां पढ़ चुके हैं, हालांकि कृषि आपसे हमें डिस्कस करूंगा, मिट्टी भी डिस्कस करूंगा। भारत के मैदान, या इसको लिख सकते हैं हम लोग भारत के मैदान। मैदानों के जिक्र करूं तो ये पूरा जो क्षेत्र है आपका भारत का सबसे बड़ा मैदान है गंगा सतलज का मैदान, गंगा सतलज का मैदान, जो कि पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और आपका पूरा उत्तर प्रदेश आपका है, उत्तर प्रदेश, बिहार इसमें है आपका, और पश्चिम बंगाल है आपका, इसमें पश्चिम बंगाल है, और उत्तरी झारखंड है, झारखंड का उत्तरी भाग है, उत्तरी झारखंड। ये भारत का सबसे बड़ा मैदान है, गंगा सतलज का मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान, सबसे बड़ा मैदान ये हो गया। फिर इसके बाद जो है पूर्वोत्तर भारत में यहां असम के क्षेत्र में है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है आपका है, ये जो प्रमुख क्षेत्र है वह है आपका असम में। किस क्षेत्र में है भाई?
असम का जो प्रांत है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर विशाल मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है, जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है ये। फिर इसके बाद जो है मैदानी प्रदेश आपको मिलेगा महानदी का मैदान उड़ीसा, महानदी का मैदान उड़ीसा में, उड़ीसा तटवर्ती मैदानी प्रदेश है ये, तटीय मैदान है, ठीक। और तटीय मैदान में आपका आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में मिलेगा कृष्णा गोदावरी का मैदान, कृष्णा गोदावरी का मैदान। ये कहां पर है भाई? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक। और कावेरी नदी का मैदान आपका तमिलनाडु, कावेरी का मैदान ये आपका किस राज्य में है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में, ठीक। और इधर पश्चिमी घाट के तटवर्ती क्षेत्र में भी, पश्चिमी घाट के मैदान है, जो आपका पश्चिमी घाट का तटवर्ती क्षेत्र है ना, इस पश्चिमी घाट के तटवर्ती क्षेत्र में भी तटीय मैदानी प्रदेश है, जिसे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के तौर पर इसे पश्चिमी घाट का मैदान के तौर पर जाना जाता है, पश्चिमी घाट का तटीय मैदान। जगह जगह ये देखो, बहुत बड़ा नहीं मिलेगा आपको, इस जगह जगह पर छोटा छोटा एरिया मिलेगा आपको, ओके। बहुत बड़ा एरिया नहीं, पूरा पहाड़ी एरिया है, जगह जगह पर मैदान भी है, और धान की खेती भी, तरह तरह की कृषि भी यहाँ पर होती है। फिर इसके बाद जो है आपको इधर साबरमती का जो क्षेत्र है गुजरात में, वो मैदानी भाग मिलेगा, साबरमती के नदी के क्षेत्र में गुजरात का मैदान, ठीक। फिर मध्य प्रदेश में पठारी क्षेत्र है, ये सब पठारी मैदान है आपके छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का जो पठार है, और तेलंगाना में तेलंगाना का पठार, ये सब मैदानी भाग का निर्माण करते हैं। ये रहे भारत के कुछ प्रमुख मैदानों का जिक्र कर लिया। अब आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पूछा जाएगा, यहीं पर भारत के देखो मरुस्थल वैसे बहुत ज़्यादा है नहीं, तो डेजर्ट में एक ही मरुस्थल है जो आपसे पूछा जाएगा, वह है थार का मरुस्थल। इस तरह का कोई मरुस्थल भारत में बहुत बड़ा नहीं है, थार मरुस्थल है, जो कि थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और इसकी विशेषता क्या है कि यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है ये वाला मरुस्थल, ठीक, विश्व में टॉप पर है वर्ल्ड में। और आपको लेह के क्षेत्र में जो लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ पर लद्दाख का पठार और लद्दाख का मरुस्थल क्षेत्र मिलता है, तो जो यहाँ पर भी एक मरुस्थल आपको मिल जाएगा, लद्दाख मरुस्थल, लेह के लद्दाख प्रांत में, लद्दाख मरुस्थल लद्दाख प्रांत में। तो ये दो डेजर्ट हो गए और ये मैदान हो गए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे भारत की वनस्पतियों को लेकर के, क्योंकि ये स्पेशली आपके सिलेबस में शामिल किया गया है और उससे जो है आपका सवाल बनेंगे। चलिए उसको देख लिया जाए। भारत की वनस्पतियां, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। देखो भारत की जलवायु कैसी है ये जानना, भारत की जलवायु कैसी भाई, उसी तरीके से तो वनस्पतियों का विकास होगा। तो भारत की जलवायु जो है वो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पर अधिकांशतः, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये जो है आपका है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों, इसी से रिलेटेड है। अब देखो भारत में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र ज्यादा है। भारत में जो सबसे बड़ा वन का एरिया है
वह जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पतझड़ प्रकार की वनस्पतियों का है। जैसे भारत में देखोगे सबसे बड़ा वन प्रदेश वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वनस्पतियां मिलती हैं वह कौन सी मिलती हैं? पतझड़ प्रकार की वनस्पतियां। तो देखो एरिया मैं आपको बता दूं कि जो भारत में सबसे बड़ा एरिया है वह है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन का। तो ये जो पूरा बेल्ट है आपका, ये पूरा बेल्ट, ठीक। फिर उसके बाद ये महाराष्ट्र से लेकर के ऐसे आ जाइए तटीय क्षेत्र में, ये मध्यवर्ती जो भाग है ना, ये पूरा भाग जो है आपका बीच में जो है इसको छोड़ दिया जाए, ये बेल्ट को छोड़ करके ये ऐसे पूरा ये यहाँ तक जुड़ जाता है, ये पूरा प्रदेश ऐसे जुड़ जाता है। ये पूरा जो एरिया बहुत बड़ा क्षेत्र है, और यह है उष्णकटिबंधीय, किस प्रकार का वन प्रदेश है? ये वन प्रदेश आपका है उष्णकटिबंधीय। इस वन प्रदेश को बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पतझड़ वन। देखो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की जो विशेषता है वह विशेषता ये है कि जब शुष्क मौसम आता है तो ये वनस्पतियां अपने पत्ते गिरा देती हैं, और जब आर्द्र मौसम होता है जैसे बारिश का मौसम होता है तो खूब भारी भारी वनस्पतियां होंगी एकदम। और इनकी एक और भी विशेषता है कि जब गर्मी के महीने में अच्छे छाया भी प्रदान करती है, गर्मी के महीने में छाया भी प्रदान करती है, लेकिन जब आगमन होता है शुष्क ऋतु का तो उसमें पतझड़ आता है, एक जो है बसंत ऋतु के बाद का जो महीना आता है पतझड़ का, और उसी पतझड़ के बाद फिर से इनमें नई नई पत्तियां आती हैं और गर्मी के महीने में अच्छा छाया भी प्रदान करती हैं। तो छायादार भी इसमें वनस्पतियां बहुत सारी हैं। ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। उसके बाद जो है इसी प्रदेश में जो आपका तटवर्ती एरिया है, यहीं पर इसी बेल्ट में आता है उष्णकटिबंधीय ज्वारी वन। एक दूसरे प्रकार की इसी में वनस्पतियां मिलती हैं जो तटवर्ती क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय ज्वारी वन इनको बोला जाता है। तो दो प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पर मिलती है इस क्षेत्र में। फिर उसके बाद हम लोगों को जो तटीय एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जो तटवर्ती प्रदेश हैं, इन तटवर्ती प्रदेशों में हम लोगों को, जैसे ये पूरा पश्चिमी घाट का बेल्ट हो गया आपका, है ना, और इधर जैसे आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र हो गया, इन तटवर्ती क्षेत्रों में जैसे पश्चिम बंगाल का तटवर्ती क्षेत्र हो गया, इधर गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र हो गया, यहाँ पर अच्छी वर्षा प्राप्त होती है और समुद्री जल है। तो यहाँ पर जो वनस्पतियां होती है ना, ये सदाबहार वनस्पतियां होती है। हालांकि दक्षिण भारत में आप चलेंगे जो पश्चिमी घाट में, तो ये पूरा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां मिलेंगी, जो कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में जिस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष होंगे, जैसे कि नारियल देखो कि सबसे ज्यादा खेती दक्षिण भारत में होती है। ये सदाबहार वनस्पतियां कभी ना सूखने वाली वनस्पतियां हैं। मसाले हो गए, ये भी सदाबहार वनस्पति में आते हैं, जैसे केरल आप देख रहे हो कि सर्वाधिक मसाले का उत्पादन करता है। तो ये जो तटीय एरिया में जो वन मिलता है इसे बोलते हैं हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय। देखो उदाहरण अभी मैं नहीं लिखवा रहा, अभी आपको मैपिंग थोड़ा सा करा दे रहा हूँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पर मिलता है? जैसे आपको जो ये क्या कहते हैं, मैग्रो वनस्पतियां हैं जो तटवर्ती क्षेत्र में मिलती हैं। फिर इसके बाद भारत में जो आपको वनस्पतियां मिलेंगी, जैसे पूरा ये जो बेल्ट है, ये पूरा जो एरिया है आपका राजस्थान का, है ना, इधर ये उड़ीसा का जो सैंडविच जोन है, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में, यहाँ पर आपको जो वनस्पतियां मिलती हैं सब कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियां। यहाँ पर कैसे वनस्पतियां मिलती हैं? उष्णकटिबंधीय, उष्ण दिख नहीं रहा है, ये है उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार वनस्पतियां ना, कांटेदार झाड़ियां, उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियां। अर्थात ये देखो वर्षा का बहुल क्षेत्र नहीं है,
यहाँ पर वर्षा, तो जहाँ पर जैसी वर्षा प्राप्त हो रही है, जहाँ पर जैसी सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है, उस तरह से भारत में वनस्पतियों का विकास होता है। और जो हिमालय क्षेत्र है पूरा आपका, ये जो हिमालय का बेल्ट है, इस हिमालयी बेल्ट में आपको उष्णकटिबंध, ये जो है कोणधारी वन का क्षेत्र, कैसी बनती है वनस्पतियां मिलती है इधर, कोणधारी वन मिलते हैं। अब देखो ये तो हो गया आपका एरिया, आपने देख लिया। अब इन वनस्पतियों का उदाहरण आपके लिए बहुत जरूरी है, उसको जो है चलिए नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एरिया है ये चलो अब मैं तथ्यों को दूंगा आपको, ठीक है, वनों को लेकर के। देखो वन अगर मैं बात करूं तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य, वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है भाई? ये आपका है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा अभी भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। प्रतिशत की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वन प्रदेश कहां पर मिलता है, किस राज्य में? ये कौन सा है प्रदेश? ये आपका है मिजोरम। मिजोरम में सबसे बड़ा एरिया वन प्रदेश में है, सबसे बड़ा एरिया वन प्रदेश में। न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम वन प्रदेश वाला राज्य आपका हरियाणा, न्यूनतम है ये भाई, ठीक, सबसे निचले पायदान पे। अब देखो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वनस्पतियां हैं, इनके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये तो सामान्य डाटा है जो आपसे पूछे जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये मैंने अभी तट पे आपको दिखाया। देखो इनको कम से कम 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए इनको, और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र होना चाहिए। ये एरिया जो है कम से कम 100 सेंटीमीटर से ऊपर का और 200 सेंटीमीटर तक के एरिया के प्रदेश में होना चाहिए। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है यहाँ पर, और इनकी ऊंचाई जो है अच्छी खासी ऊंचाई होती है, 200 सेंटीमीटर का ये पूरा क्षेत्र कवर करता है, ठीक। और ये 50 मीटर तक ऊंचे क्षेत्र वृक्ष हो सकते हैं, कितने? 50 मीटर तक। और इसमें जैसे उदाहरण इसका देखिए, इसका उदाहरण आपका क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले भारत में देखो नारियल मिलता है ना, नारियल जो है, रबड़ है आपका, रबड़ है, सिनकोना है, सिनकोना, ठीक। इसी के छाल से जो है मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ये आपसे पूछता है, इसके छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, मलेरिया की दवा का निर्माण किया जाता है। किसके छाल से? सिनकोना के छाल से। तो ये भी सदाबहार वनस्पति है सिनकोना। फिर इसमें जो है महोगनी है, एबनी है, बांस है ना, महोगनी आपका है, बांस है, बांस है आपका, ठीक। वर्षा बहुल क्षेत्र में ही होता है, हालांकि बांस एक घास है। फिर जो है आयरन वुड है आपका, आयरन वुड है, आयरन वुड, ठीक। ये सभी आपके सदाबहार वनस्पतियां हैं जो कि भारत में कहाँ पे मिलेगी? महाराष्ट्र, मुख्य क्षेत्र इसका क्या है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सबके तटों पर इस तरह की वनस्पतियां आपको मिलेंगी। ओके, तो ये रहा भाई उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए इसको नोट करिए।
200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। ठीक, दूसरा क्षेत्र जो है वन का है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन। उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ वन, देखो ये जो वन है यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले में होता है, 100 से। और जो देखो सदाबहार जो है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, और ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। ये ग्रीष्म ऋतु के समय का जब आगमन होता है तो ये पत्तियां अपनी गिरा देती है। इसके उदाहरण आपके लिए महत्वपूर्ण है। और भारत में सबसे सर्वाधिक क्षेत्र इसी का है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र, इसको मैं नोट कर दे रहा हूं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में वन। इसी प्रकार की वन जो है भारत में सबसे मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो सीमावर्ती क्षेत्र है। अब इसके उदाहरण नोट करिएगा, सागवन है, साल है, महुआ है, आम है। सागवन, साल, महुआ, है ना, ये सभी वृक्ष इसी के हैं। फिर उसके बाद जैसे शीशम है, चंदन है, पलाश है, पलाश, और आपका आम, नीम, ये सब जो है इसी के हैं। ठीक है, ये सब पतझड़ी वन है। उसके बाद इसमें आपका कत्था वगैरह रहता है, तो ये जो प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद भारत में जो वन प्रदेश है वो हमने क्या बताया आपको, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। शुष्क वन जैसे कि राजस्थान के क्षेत्र में, तो यहाँ पर शुष्क वन में क्या मिलेगा भाई, आपको कटीली वनस्पतियां क्षेत्र में मिलेंगी। ये जो वन है यह 50 से 100 सेंटीमीटर क्षेत्र में होता है, 50 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में यहाँ पर मिलेगा। और इस वन का जो मुख्य उदाहरण है भाई, हालांकि इसका विस्तार जो है आपका जो पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, ठीक, अब मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी ये वन मिलेगा। और इसका उदाहरण कौन कौन सा है, आम, महुआ, बरगद, इसमें मूल रूप से मिलेंगे आम, महुआ, देखो महुआ इसमें भी, आम इसमें भी मिलेगा, और बरगद, पीपल, और क्या मिलेगा भाई, और इसको क्या बोलते हैं, हल्दू, कीकर, कीकर, बबुल भी इस क्षेत्र में आपको मिलेगा। बबुल, हालांकि बबुल रेगिस्तानी पौधा है ना, बबुल भी इस क्षेत्र में आपको मिलेगा। शुष्क वन प्रदेश, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। इसके बाद जो है आपको मरुस्थली वनस्पतियां मिलेंगी। मरुस्थली वन, मरुस्थली वन जो कि शुष्क प्रदेश में ही होता है, मरुस्थली वन। और यहाँ पर मात्र 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी, अधिकतम 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में वन मिलेगा, अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, यहाँ पर जैसे ये क्या कहते हैं, राजस्थान का पूरा क्षेत्र है, और दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र है, और उत्तरी गुजरात का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इधर उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आपको इस प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी। यहाँ पर उदाहरण क्या क्या है, खेजड़ी, खेजड़ी, ठीक, बबुल, खैर, खजूर, खजूर आपको खूब मिलेगा, आपका राजस्थान देखो मिलता है ना खजूर, और नागफनी, नागफनी, ये जो है प्रमुख वनस्पतियां हैं इस प्रदेश की। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो है आपकी प्रमुख वनस्पतियां हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखो हम लोगों को जो वन क्षेत्र मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं पर्वतीय वन, जो कि हिमालय क्षेत्र में है, पर्वतीय वन। इसमें हालांकि वर्षा बहुत नहीं होती है, फिर भी कुछ क्षेत्र में वर्षा अच्छी होती है,
हालांकि अक्सर धारी वनस्पति यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे दालचीनी मिलता है आपका, ओक है, ठीक। और इसी क्षेत्र में आपको आमूरा, लालेल, मैपिल, एडलर, सिल्वर फर हो गया आपका, अमूरा हो गया, पाइन हो गया, है ना। ये सभी इस पर्वतीय वन क्षेत्र में आपको मिलेगा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ये सब वन आपको वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद जो है हम लोग अगर देखें तो हम लोग को हिमालय क्षेत्र में ही जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जहां पर टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं सर्वाधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर। और उसके बाद समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में हम लोग को जो वन मिलता है जिसे बोलते हैं ज्वारी वन, ये सदाबहार वन है, ये भी ज्वारी वन भी। और इसमें जैसे कि पश्चिम बंगाल का जो तट है आपका सुंदरबन का तट, सुंदरबन का जो डेल्टा का क्षेत्र है ना, सुंदरबन का डेल्टा, इसमें जो है सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष होता है? सुंदरी। और यह एक कैसा वन का उदाहरण है? ज्वारी वन का। और इस वनस्पति को हम लोग बोलते हैं मैग्रो वनस्पतियां, मैग्रो वनस्पति। तो नंबर 1 पे आपका ये जो है यह क्षेत्र है। उसके बाद कच्छ का रण जो है ना, ये गुजरात का, इस प्रदेश में भी मिलता है। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के तट पर, उसके बाद गुजरात के तट पर आपको मैग्रो वनस्पतियां देखने को मिलती है भारत में। हालांकि भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में जितनी डेल्टाई भाग है, जैसे महानदी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, इस सब में जो है मैग्रो वनस्पतियां मिलती हैं और ये तटों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। फिर ये हो गए भाई आपके वन प्रदेश, जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगली क्लास में फिर अगले टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तो देखो, मैं उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चल रहा हूँ जो आपके परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसको देखिए और अच्छे से जो है इसको काउंट करिए, दिमाग में कंठस्थ करिए। और अगले लेक्चर फिर मिलेंगे हम। इसको अभी शेयर भी करना है आपको भाई, देखो शेयर करिए, लोगों को बताइए, सारी जानकारी मिलेगी। और आपको देखो कंप्लीट कोर्स भी प्रोवाइड कराया गया। तो फिर अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।